इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा एनएचएम सीएचओ का रिजल्ट आपके 31 अक्टूबर तक जारी हो जाएगा और जैसे ही रिजल्ट आएगा इस बार आपको रिजल्ट में रैंक वाइज रिजल्ट देखने को मिलेगा। यानी कि पहले रोल नंबर बताते थे लेकिन अब स्टूडेंट की रैंक भी बताई जाएगी। तो उस रैंक से आपको कैसे चेक करना है कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये देखने के लिए जब रिजल्ट आएगा तब आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको सीएचओ ही नहीं एनएचएम के कोई भी कैडर के से जुड़ी कोई भी अपडेट हो, चाहे वो रिजल्ट को लेकर हो, पदों में वर्दी को लेकर हो या डीवी को लेकर हो, आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताया जाता है। और आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ सीएचओ एग्जाम के डीवी के लिए चेक लिस्ट, यानी कि डीवी के लिए आपको जो दस्तावेज है वो किस क्रम में आपको तैयार रखने हैं ताकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपका कोई भी दस्तावेज में कमी नहीं पाए। क्योंकि जो अभी मैं आपको दस्तावेज की जो लिस्ट बता रहा हूँ ये पिछली बार जो एनएचएम का सीएचओ एग्जाम हुआ था उसमें जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था तो उस समय जो मांगे गए दस्तावेज है वो सभी ये लिस्ट है आपके सामने। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा वीडियो के लास्ट में हम कट ऑफ पर भी चर्चा करेंगे कि कट ऑफ इंपॉर्टेंट है या 40% वाला रूल क्या है। कारण पूरा जानने के लिए आपको वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखना होगा, क्योंकि आपको मालूम है अब सीएचओ में आपके 1300 पदों में वृद्धि की गई है, तो ये तो जाहिर सी बात है कि कट ऑफ अब कम रहेगी। यानी कि पहले अगर 1300 पदों में वृद्धि नहीं हो रही थी, माना कि जनरल कैटेगरी की, मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ, जैसे कि आपका पेपर 450 नंबर का था, 150 क्वेश्चन थे, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का था, 450 नंबर का पेपर। अब मान लो कि जनरल की पहले कट ऑफ जानी थी 250, 2 गुना की, तो अब कम ही जाएगी 250 से, चाहे वो 248 रहे, 245 रहे, 240 रहे, जो भी रहे, इससे तो कम ही रहेगी, क्योंकि 1300 पदों में वृद्धि की गई है तो इससे कुछ तो फर्क आएगा कट ऑफ पर। लेकिन उससे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है कि इतने स्टूडेंट मिल जाए वो एक बड़ी बड़ी बात है। हालांकि सीएचओ एग्जाम में तो मिल ही जाएंगे क्योंकि इसमें 72,000 के करीब स्टूडेंट ने परीक्षा दी है और उन 72,000 में बोर्ड को कितने चाहिए स्टूडेंट, लगभग 3,000 के करीब चाहिए, तो वो तो आसानी से मिल ही जाएंगे। लेकिन आपने देखा होगा जो रिजल्ट आ चुके हैं अन्य कैडर के, उनमें सिर्फ एक कैडर था जिसमें आपके जितने पद है उतने स्टूडेंट मिले हैं, बाकी एक में भी ऐसा नहीं है एग्जाम जिसका रिजल्ट आया हो और जितने पद है उतने स्टूडेंट मिले हो। बायोमेडिकल में तो एक स्टूडेंट भी पास नहीं हुआ, क्योंकि लास्ट बार जब सीएचओ एग्जाम हुआ था तो उसमें ये 40% वाला रूल नहीं था कि उसमें आपकी जितना मेरिट में नाम आ रहा है, चाहे आपके 40% नहीं बन रहे तो भी सभी के कम नंबर आ रहे हैं तो भी वो सेलेक्ट हो रहा है। आप एएनएम का ही देख लो, 40% किसी के नहीं बने, कट ऑफ भी 40% नहीं रही थी, 25% रही थी ओबीसी की लास्ट बार। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इस बार आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो आपको क्रॉस करना होगा। अगर वो क्रॉस नहीं कर रहे हो और पद खाली हो तो वो बोर्ड और विभाग द्वारा पद खाली रख देंगे, लेकिन आपका सलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपको मिनिमम 40% लाने कंपलसरी है। और SC ST की बात करें तो SC ST वालों को 35% मिनिमम लाने कंपलसरी है। ये सब बाद में चर्चा करेंगे, पहले मैं आपको चेकलिस्ट बता देता हूँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको कौन कौन से दस्तावेज तैयार करने होते हैं। देखो, जब आपका भी इस बार CHO DV होगा तो आपके पास भी ये चेकलिस्ट आएगी जिसमें लिखा हुआ है संलग्नानुसार क्रमशः दस्तावेज लेकर उपस्थित हो। यानी कि आप जब DV के समय जाओगे तो यहाँ जिस क्रम में आपके लिखे हुए जो चीज़ दस्तावेज लिखा हुआ उसी क्रम में आपको सभी दस्तावेज सेट करने हैं। अब सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूँ। अब देखो, 17 अक्टूबर को जो रिजल्ट आए थे 4, उनके स्क्रूटनी फॉर्म शुरू हो गए थे 18 से लेकर 24 अक्टूबर तक। तो इसी तरह अगर सीएचओ एग्जाम के, क्योंकि वो रिजल्ट की पीडीएफ में लिखा हुआ था कि स्क्रूटनी फॉर्म अगले दिन से शुरू हो रहे हैं 24 अक्टूबर तक। अब अगर सीएचओ का रिजल्ट 31 अक्टूबर को आता है और उस रिजल्ट की पीडीएफ में भी अगर आपको स्क्रूटनी फॉर्म का बता देते हैं कि इस दिन से इस दिन, क्योंकि स्क्रूटनी फॉर्म भरने के लिए आपको 7 दिन का मौका दिया जाता है और वो SSO ID के माध्यम से भरा जाता है। तो चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि स्क्रूटनी फॉर्म को लेकर या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर जब भी अपडेट आएगी आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। और रिजल्ट आने पर कैसे आपको चेक करना है कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये भी आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। अब ये चेक लिस्ट आप जब डीवी के समय जाओगे तो ये आपको लेके जानी होती है। तो इसमें सबसे ऊपर क्या लिखा होता है, टीम नंबर। अब जब आपकी विभाग की ओर से डीवी की लिस्ट आती है तो उसमें आपके नाम के आगे टीम नंबर भी लिखा होता है, तो वो चीज़ लिखनी होती है आपको। यहाँ पर आपको डेट लिखनी होगी, किस डेट में आप जा रहे हो डीवी के समय। इसके बाद यहाँ पर कैंडिडेट की डिटेल लिखनी होती है, जिसमें सबसे पहले एप्लीकेशन नंबर लिखने होते हैं। एप्लीकेशन नंबर आपको सीएचओ एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। अगर किसी स्टूडेंट का एप्लीकेशन फॉर्म गुम हो गया हो, उसके पास नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप SSO ID में जाइए,
उसके बाद एसएसओ आईडी में माई रिक्रूटमेंट में जाइए, वहाँ पर आज तक आपने जितने भी फॉर्म भरे, चाहे वो आरपीएससी का हो या आरएसएसबी का हो, वहाँ सामने आपकी हिस्ट्री होगी और वहाँ सीएचओ एग्ज़ाम 2025 का नोटिफिकेशन लिखा होगा आपके सामने, और उसके सामने आपके पास ऑप्शन आएगा व्यू एप्लीकेशन का। तो उस पर आपको क्लिक कर देना है व्यू एप्लीकेशन पर। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने सीएचओ 2025 का फॉर्म ओपन हो जाएगा। वहाँ से आप अपना एप्लीकेशन नंबर लिख सकते हैं। अगर आपको किसी स्टूडेंट कह रहा है कि मुझे एसएसओ आईडी याद नहीं है, मैं कैसे लॉगिन करूं, तो उस कंडीशन पर आपको ये पता होना चाहिए आपने अपना फॉर्म है वो कौन सी डेट में भरा है। अगर आपको डेट नहीं पता है तो कोई बात नहीं, ये तो आप गूगल पे भी चेक कर सकते हैं कि सीएचओ के फॉर्म कब से कब तक भरे गए। उस डेट के बीच की आप मेल आईडी चेक कीजिए या मोबाइल का एसएमएस चेक कीजिए। वहाँ पर जब आपका फॉर्म सबमिट होता है तो वहाँ एप्लीकेशन नंबर भी लिखे होते हैं और फॉर्म सबमिट सक्सेसफुल का भी मैसेज आपको आता है। तो वहाँ से भी आप अपना एप्लीकेशन नंबर लिख सकते हैं। इसके बाद आपको रोल नंबर लिखने होते हैं। आपने एग्जाम दिया था, आपके पास होम मार्क शीट की कार्बन कॉपी होगी, उसके ऊपर आपका रोल नंबर लिखे होते हैं। अगर एडमिट कार्ड आपका गुम हो गया हो तो वहाँ से भी आप अपने रोल नंबर लिख सकते हैं। इसके बाद आपको अपना नाम लिखना होता है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखनी होगी। इसके बाद आपकी एज 1/1/2023, यहाँ पर लिखा हुआ है 2023 क्योंकि ये पिछली सीएचओ है, आपको इस बार की अकॉर्डिंग लिखना है। इसके बाद आपको जेंडर लिखना होगा और इसके बाद आपको कैटेगरी लिखनी होगी। अब यहाँ पर आपको कौन सी एज लिखनी है वो आपके फॉर्म के अंदर जो दे रखी है, जैसे यहाँ 1/1/2023 है, इसी तरह आपको चेक करना है कि फॉर्म के अंदर कौन सी डेट दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग आपको लिखनी होगी। अब कौन कौन से दस्तावेज आपको तैयार रखने होंगे और किस क्रम में, सभी दस्तावेज आपको ओरिजिनल भी रखने हैं तैयार, फोटोकॉपी सेट भी लिखने हैं। इसके अलावा स्क्रूटनी फॉर्म जो आप फिल करोगे वो भी आपको ले जाना होगा। अब कभी कभी ये कहते हैं कुछ स्टूडेंट कि हमने स्क्रूटनी फॉर्म फिल नहीं किया, अब क्या होगा, तो कोई बात नहीं, आप बोर्ड की वेबसाइट पर जाइए, कैंडिडेट कॉर्नर में आपको स्क्रूटनी फॉर्म का फॉर्मेट देखने को मिलेगा। आपको वो प्रिंट निकाल कर पूरा फिल करना है और सचिव के नाम का पोस्टल ऑर्डर लेकर आपको वहाँ पर पहुँचना होगा। इसके अलावा आपको आधार कार्ड भी लेके जाना होगा और आधार कार्ड वो लेके जाना है जिस पर क्यूआर कोड अंकित हो, और इसके अलावा आपको रंगीन पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी लेके जाना है। ये 3 चीज़ लेके जानी है, और इसके अलावा कौन कौन सी है वो मैं अभी आपको क्रम वाइज बताने जा रहा हूँ। इसलिए वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ सबसे पहले लिखा हुआ है मैट्रिक, हाई स्कूल, सेकेंडरी, यानी कि यहाँ आपको अंक तालिका 10th क्लास की रखनी होगी। सबसे ऊपर 10th क्लास की अंक तालिका। किसी किसी के क्या होता है, प्रमाण पत्र और अंक तालिका एक ही होते हैं, तो किसी किसी के अंक तालिका और प्रमाण पत्र अलग अलग होते हैं। तो जिनके अलग अलग होते हैं तो उन्हें तो सिर्फ अंक तालिका ही लिखनी यहाँ रखनी होगी सबसे पहले नंबर पर, और जिनके एक ही है तो फिर वो वही रखेंगे जो उनका दोनों एक साथ है, क्योंकि अंक तालिका से आपके मार्क्स देखे जाते हैं, प्रमाण पत्र से आपके डेट ऑफ बर्थ चेक की जाती है। इसके बाद सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th क्लास की अंक तालिका आपको रखनी होती है। अब जिनके प्रमाण पत्र अलग अलग है तो फिर इसके नीचे उनको 10th का प्रमाण पत्र और उसके नीचे 12th का प्रमाण पत्र रखना होता है। इसके बाद अब आपने कौन सा कोर्स किया है, अगर किसी के जीएनएम की हुई है या बीएससी नर्सिंग कर रखी है, पोस्ट बेसिक की रखी है, बीएएमएस की रखी है या सीसीएच जो भी कर रखा है, उन सब की अंक तालिका आपको रखनी होगी। अगर किसी के सेमेस्टर वाइज है, यानी कि किसी के अगर 6 सेमेस्टर थे या किसी के 3 सेमेस्टर थे, किसी के 4 सेमेस्टर थे, तो वो सेमेस्टर वाइज आपको सभी की अंक तालिका रखनी होगी, वो भी क्रम वाइज 1 2 3 4 के क्रम में। इसके बाद आपको ब्रिज कोर्स का प्रमाण पत्र, अंक तालिका और प्रिंसिपल द्वारा जारी प्रमाण पत्र आपको उसके नीचे रखना होगा। इसके बाद आपके पास डिग्री, यानी कि ऊपर तो आपने जो भी किया हुआ है जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक या बीएएनएस या सीसीएच, उसकी अंक तालिका रखनी थी। अब 7वें नंबर पर आपको इन सब की जो भी आपका कोर्स किया हुआ उसकी डिग्री या डिप्लोमा जो भी आपने कर रखा है वो आपको उसके नीचे रखना होगा। उसके बाद आपको जाति प्रमाण पत्र। अब जाति प्रमाण पत्र को लेकर भी मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी बता देता हूँ। जाति प्रमाण पत्र, अगर आप SC ST कैटेगरी के हो तब तो आपका जाति प्रमाण पत्र एक बार बना हुआ होता है, वो जीवन पर्यंत वैलिड माना जाता है, जीवन पर्यंत वैलिड माना जाता है। लेकिन अगर आप EWS कैटेगरी से हो या OBC कैटेगरी से हो, OBC भी नॉन क्रीमिलियर से हो या MBC नॉन क्रीमिलियर से हो, तो उस कंडीशन में आपका जाति प्रमाण पत्र अगर 1 साल से ज़्यादा पुराना हो गया, 1 साल तक का वैलिड माना जाता है, 1 साल से ज़्यादा पुराना हो गया है तो आपको शपथ पत्र दिखाना होगा।
और शपथ पत्र में ये आपको आज से स्पष्ट करना होगा कि जिस डेट में आप फॉर्म फिल कर रहे थे उस डेट में आप इसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आज की डेट में भी इसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो भी आपकी कैटेगरी। और शपथ पत्र के माध्यम से भी आप अधिकतम 3 साल तक ये चला सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। 3 साल से ज़्यादा पुराना हो गया तब आपको फिर नया बनाना होगा। और एक और इम्पोर्टेंट बात, जाति प्रमाण पत्र महिलाओं के लिए ये इम्पोर्टेंट बात है कि उनको अपना जाति प्रमाण पत्र है वो पिता के नाम, पिता के आय और पिता के निवास स्थान के आधार पर बनाया हुआ ही मान्य होगा। पति के नाम, पति के निवास स्थान और पति की आय के आधार पर बनाया हुआ मान्य नहीं होगा। ये सब चीज़ मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये जब आप एडवर्टाइजमेंट देखोगे तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है जाति प्रमाण पत्र की वैधता के संबंध में। आप जैसे कि 1 नंबर पॉइंट देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ SC ST कैटेगरी के लिए जारी किए गए जाति प्रमाण पत्रों की अवधि जीवन पर्यंत रहेगी, जबकि OBC के लिए संबंधी प्रमाण पत्र एक बार ही जारी किया जाएगा, परंतु क्रीमी लेयर में नहीं होने संबंधी तथ्य को 3 वर्ष की विधि सम्मत शपथ पत्र के आधार पर मान्यता दी जाएगी। यानी कि अभी जो मैंने कहा कि SC ST वालों के लिए एक बार बनता है जो जीवन पर्यंत रहता है, और OBC कैटेगरी वालों के लिए, नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए मैंने अभी आपको कहा 1 साल से पुराना हो गया तो आप शपथ पत्र के माध्यम से काम चलवा सकते हैं, और वो भी कब तक, अधिकतम 3 वर्ष तक। इसके अलावा आपको जो मैंने कहा है कि जाति प्रमाण पत्र आपके पिता के आय के आधार पर होना चाहिए। अब ये पॉइंट आप देख सकते हैं 2 नंबर पॉइंट पे लिखा हुआ SC ST कैटेगरी, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की विवाहित महिला का जाति आय प्रमाण पत्र नियमानुसार पिता या माता की आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा, पति के आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए जो इनकम सर्टिफिकेट है उनके लिए भी वो सेम रूल है कि अगर 1 साल से ज़्यादा पुराना हो गया आपका सर्टिफिकेट तो आप शपथ पत्र के माध्यम से काम चलवा सकते हैं, वो भी मैक्सिमम 3 साल तक। उसके बाद आपको नया बनाना होगा कि अगर आप आगामी वर्ष में भी इसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप अपना शपथ पत्र से काम चलवा सकते हैं। अगला पॉइंट, जाति प्रमाण पत्र के बाद आपका आता है नॉन TSP के लिए मूल निवास प्रमाण पत्र और TSP वालों के लिए विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र, वो आपको दिखाना होगा। अब देखो, मूल निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र क्यों मांगा जाता है। आप राजस्थान के निवासी हो और आपको आपकी, क्योंकि जो राजस्थान से बाहर वाले जो परीक्षा देते हैं वो सिर्फ जनरल से ही काउंट होंगे, वो OBC से, SC से, ST से काउंट नहीं होते। इस वजह से आपको DV के समय जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र मांगा जाता है, जिससे कि राजस्थान के निवासी को ही फायदा हो। अन्य कैटेगरियों में जो बाहर से एग्जाम देंगे वो सिर्फ जनरल से काउंट होते हैं। मूल निवास प्रमाण पत्र से ये प्रूफ होगा कि आप राजस्थान के निवासी हो, और जाति प्रमाण पत्र से ये प्रूफ होगा कि आपकी कैटेगरी कौन सी है, चाहे वो OBC हो, SC हो, ST हो, MBC हो। अब दूसरी बात रही है मूल निवास प्रमाण पत्र, ये आप कोई भी कैटेगरी के हो, ये एक बार बनता है, वो फिर जीवन पर्यंत आपका वैलिड माना जाएगा। इसमें वो जाति प्रमाण पत्र वाला रूल नहीं है कि अगर आप OBC, नॉन क्रीमी लेयर से हो या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से हो तो 1 साल से ज़्यादा पुराना हो गया तो आप शपथ पत्र चलाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं है मूल निवास प्रमाण पत्र में। और जो TSP और शहरिया है उन क्षेत्र के निवासी होने का प्रमाण पत्र भी उनको प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा आपको इसके बाद 11 नंबर पॉइंट पर लिखा हुआ है चरित्र प्रमाण पत्र। ये PDF आपको, यानी कि ये फॉर्मेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। चरित्र प्रमाण पत्र आपके 3 बनाने होते हैं, जिसमें से 2 तो अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी होने चाहिए, और एक आपने जहाँ से भी अंतिम शिक्षा प्राप्त की है वहाँ का चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए, और जहाँ से अंतिम शिक्षा प्राप्त की है वहाँ के चरित्र प्रमाण पत्र में कम से कम आपका अच्छा होने का उल्लेख किया होना जरूरी है। ये भी आपके एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ है। इसके बाद मैरिज सर्टिफिकेट, विवाह प्रमाण पत्र आपको दिखाना होगा। अगर आप मैरिड हैं तो आपको विवाह प्रमाण पत्र दिखाना होगा। अब कुछ स्टूडेंट को डाउट होगा कि 2006 से पहले तो मैरिज सर्टिफिकेट बनते ही नहीं थे, 2006 के बाद तो बनने शुरू हुए, तो जिनका विवाह 2006 के बाद हुआ वो मैरिज सर्टिफिकेट दिखाएंगे, और जिनका पहले हुआ है तो DV का जब आएगा फॉर्मेट तो उसमें जहाँ जहाँ जैसे कि चरित्र प्रमाण पत्र का फॉर्मेट देखने को मिलेगा, धूम्रपान वाला देखने को मिलेगा, संविधान वाला देखने को मिलेगा, विवाह प्रमाण पत्र का देखने को मिलेगा। तो वो विवाह प्रमाण पत्र जिनका विवाह 2006 से पहले हुआ उनके लिए होगा, तो उस फॉर्मेट में आपको सब कुछ फिल करना होगा और वो आपको लेके जाना होगा। इसके बाद विवाहित वालों के लिए नंबर ऑफ लिविंग चाइल्ड बॉर्न बिफोर 1 जून 2002 और आफ्टर 1 जून 2002, यानी कि आपके कितने बच्चे हैं जो मैरिड है उनके लिए 1 जून 2002 से पहले, 1 जून 2002 के बाद।
इसके बाद चाइल्ड डिक्लेरेशन का आपको शपथ पत्र भी दिखाना होता है। इसके बाद जिनको जिस कैटेगरी का लाभ चाहिए, कोई तलाक डिग्री हो, कोई विधवा हो, कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो, कोई विकलांग हो या कोई भूतपूर्व सैनिक हो, तो उन्हें उस कैटेगरी का तभी लाभ होगा जब वो उस कैटेगरी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद आपका अटेस्टेशन फॉर्म लागू होगा। अब अटेस्टेशन फॉर्म का जो फॉर्मेट है वो आपको बोर्ड की वेबसाइट पर जाओगे, वहाँ कैंडिडेट कॉर्नर में जाओगे तो वहाँ आपको सब कुछ फॉर्मेट देखने को मिल जाएगा। अटेस्टेशन फॉर्म का भी देखने को मिल जाएगा, जाति प्रमाण पत्र के शपथ पत्र का भी देखने को मिल जाएगा, हस्तलिखित का भी शपथ पत्र आपको देखने को, हस्तलिखित का भी नमूना पत्र आपको देखने को मिल जाएगा। अगले पॉइंट में हस्तलिखित, यह आपने SSO ID में जब OTR बनाया था उसमें आपने लाइव फोटो कैप्चर के साथ एक हस्तलिपि नमूना भी अपलोड किया, वही चीज़ है ये, यानी कि यही वही फॉर्मेट है। आपको इंग्लिश में ऊपर दे रखा है, वही चीज़ आपको इंग्लिश में लिखनी है, फिर हिंदी में ऊपर दे रखा, वही चीज़ आपको हिंदी में लिखनी है, और फिर आपको अपना साइन कर देना और अपलोड कर देना। और यानी कि आप जब याद ये रखना है कि आप हिंदी में लिख रहे हो, इंग्लिश में लिख रहे हो, आपको अपनी राइटिंग में लिखना है, किसी और की राइटिंग में नहीं लिखना है। इसके बाद आपको शपथ पत्र कूट रचित संबंधी, यानी कि आपने अगर किसी दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ की है तो आप पर कार्रवाई की जा सकती है, इसलिए आपको इस हादसे से एक शपथ पत्र लिखवाया जाता है कि जो भी दस्तावेज एकदम सही है, ओरिजिनल है, किसी के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है। अगर आपको लगता है ऐसा हुआ है और इस कंडीशन पर आप हम पर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, इस तरह का एक आपसे शपथ पत्र भी लिखवाया जाता है। इसके बाद EWS, OBC, MBC कैटेगरी के जिनको भी जाति शपथ पत्र दिखाना है, यानी कि जिनका अगर 1 साल से पुराना सर्टिफिकेट हो गया है, चाहे वो OBC का हो, MBC का हो या EWS का हो, तो उसमें जब वो शपथ पत्र लिखते हैं तो वो उसके 20 नंबर पॉइंट पर उनको रखना होता है। 21 नंबर पॉइंट पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल या राजस्थान बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन के द्वारा जारी वैध रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र RNC और अन्य रजिस्ट्रेशन, यानी कि आपको मालूम है यहाँ पर चाहिए होता RNC सर्टिफिकेट। किसी के पास RNC सर्टिफिकेट होता है तो किसी के पास राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, राजस्थान बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन के द्वारा जारी वैध जो भी या अन्य रजिस्ट्रेशन जो भी प्रमाण पत्र हो वो आपको रखना होगा। और उसके बाद आपके आते हैं अन्य प्रमाण पत्र। अब पीछे जो बच गए वो आपको प्रमाण पत्र रखने होते हैं। तो ये दस्तावेज को इस क्रम में आपको तैयार रखना होगा, क्योंकि ये जो मैं अभी बताया है ये मैंने आपको पिछली जो CHO एग्ज़ाम हुई थी लास्ट बार, NHM द्वारा 3 एग्ज़ाम हुए थे, ANM, GNM, CHO, तो उसमें जो CHO एग्ज़ाम हुआ था तो उसकी जो चेक लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया है। और इस बार की भी जैसे चेक लिस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर जब भी अपडेट आएगी, क्योंकि रिजल्ट तो आपका 31 अक्टूबर तक जारी हो जाएगा, और उसके बाद DV को लेकर जब भी अपडेट आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। तब तक के लिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। और अब बात आती है मेन मुद्दे पर कि इस बार जो CHO में आपने देखा होगा 1300 पदों में वृद्धि की गई है। अब इससे कट ऑफ, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा, पहले जो जानी थी उससे थोड़ी तो कम रहेगी। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात है कि आपके 40% भी बनने कंपलसरी है। अगर आपके 40% नहीं बन रहे हैं या SC ST वालों के लिए 35% नहीं बन रहे हैं और पद अभी भी खाली है तो भी वो आपको नहीं लेंगे, उन्हें पद खाली भी रखना क्यों ना पड़े। 40% का मकसद, यानी कि लास्ट बार आपने देखा होगा ANM में भी देख लो, चाहे GNM का देख लो, चाहे CHO का देख लो, उसमें ऐसा हुआ कि ANM में जैसे कि अभी आया था रिजल्ट फाइनल, OBC की फाइनल कट ऑफ 400 में से 100 हो गई है, यानी कि 40% भी नहीं बने, 25%। तो इसलिए ये रूल लागू किया गया है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 40% तो आपको प्राप्त करनी ही होगी। 40% मतलब कि आपके 150 में से CHO एग्जाम में काट के 60 क्वेश्चन तो मिनिमम सही करने ही है, और जो SC ST कैटेगरी के बंदे हैं उनको 53 क्वेश्चन सही करने हैं। आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अब जहाँ तक मुझे लगता है CHO में जितने पद है उतने सभी स्टूडेंट मिल जाएंगे आराम से, क्योंकि इसमें एग्जाम भी 72,000 के करीब स्टूडेंट ने दिया था। बाकी 8 कैडर के जो रिजल्ट आए हैं उनमें से 7 कैडर तो ऐसे थे जिसमें जितने स्टूडेंट हैं, जितने पद हैं उतने बोर्ड को स्टूडेंट भी नहीं मिले, और एक बायोमेडिकल में तो एक भी स्टूडेंट नहीं मिला, उसमें 54 के करीब पद थे, सभी पद खाली रह गए, एक भी स्टूडेंट पास नहीं हुआ, 40% नहीं ला पाए। अगर ये 40% वाला रूल नहीं होता तो बहुत स्टूडेंट हो जाते सेलेक्ट, लेकिन नहीं, इस बार 40% वाला रूल था। इस वजह से अभी तक जो 8 कैडर के रिजल्ट आए उनमें 7 कैडर में तो अभी तक जितने पद हैं उतने स्टूडेंट नहीं मिले हैं।
अब बाकी देखना होगा CHO GNM में क्या होता है, ANM में क्या होता है, वो रिजल्ट आने पर आपको बता दिया जाएगा। और इस बार रिजल्ट में आपको क्या रैंक वाइज रिजल्ट देखने को मिलेगा, और जिनका रैंक में नाम होगा उनके तो रैंक के नाम के आगे मार्क्स लिखे हुए होंगे, लेकिन जिनका रैंक में नाम नहीं होगा वो अपने मार्क्स कैसे चेक करेंगे, तो उसके लिए एक फार्मूला होगा, उस फार्मूले से वो देखेंगे और वो जब रिजल्ट आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। और बहुत स्टूडेंट को ये भी डाउट है कि हमारे जो क्वेश्चन डिलीट होते हैं उसके बोनस मिलते हैं, या फिर कोई आपत्ति लगाता है तो उसमें क्वेश्चन डिलीट होता है, तो जिसने आपत्ति लगाई है उसी को फ़ायदा होता है या सभी को होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी आपत्ति लगाए अगर क्वेश्चन डिलीट होता है तो वो सभी के लिए डिलीट हुआ है और उसमें बोनस किसी को नहीं मिलता है। उसमें जो डिलीट हुआ क्वेश्चन है उसके जो नंबर है वो बाकी के क्वेश्चन के साथ बराबर रूप से बांट दिए जाते हैं। वो एक की फैक्टर के फॉर्मूले से बांटा जाता है, जिसका फॉर्मूला यही कहता है कि मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि आपका पेपर कितने नंबर का था, 450 का। इसके बाद लिखा होता है टोटल क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या 150, फिर इनटू में लिखा होता है क्वेश्चन की संख्या 150, और उसके बाद लिखा होता है वैलिड क्वेश्चन। अब जैसे मैंने मान लिया कि CHO एग्जाम में आपके 2 क्वेश्चन डिलीट हो गए, तो मैं 148 लिखूंगा, क्योंकि 150 में से 2 डिलीट हुए, पीछे बचे 148, तो वैलिड कितने हुए, 148। जब मैं इसको सॉल्व करूं तो वैल्यू आ जाएगी 3 पॉइंट कुछ आ जाएगी। तो यानी कि पॉइंट के बाद जो वैल्यू आई है वो यानी कि जो 2 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, यानी कि 6 नंबर के क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, तो ये 6 नंबर के क्वेश्चन बाकी के 148 क्वेश्चन के साथ बराबर रूप से बांटे, इस वजह से 3 दशमलव कुछ वैल्यू आई। अगर सभी क्वेश्चन वैलिड होते, एक भी क्वेश्चन डिलीट नहीं होता, तो इसकी वैल्यू वही 3 आती की फैक्टर की वैल्यू, और वही 3 यानी कि एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है। कैसे, 148 की जगह आप 150 लिखते, 150 से 150 कटता और ये 0 0 कटता, 15 45 में 3 आ जाता। तो इस तरह से जो क्वेश्चन डिलीट होता है उसके बोनस नहीं दिए जाते, बाकी के क्वेश्चन के साथ बराबर रूप से बांट दिए जाते हैं। अब लास्ट कैडर में एक रिजल्ट आया था, उसमें कुछ स्टूडेंट को ये भी डाउट था कि हमारे 40% से ज़्यादा बने हैं लेकिन लिस्ट में हमारा नाम क्यों नहीं आया। तो उसके पीछे का भी रीज़न आप जान लीजिए। अगर आपको भी ऐसा डाउट आ रहा है तो वो भी डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ कि ऐसा उस कंडीशन पर होता है जब अगर आप क्वेश्चन नंबर के 10% से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन है जिसमें गोला गहरा नहीं करते, यानी कि पेपर में आपके 150 क्वेश्चन थे, इसके 10% हुए 15 क्वेश्चन। आप भी एक बार चेक कर लीजिए अपनी कार्बन कॉपी में, मार्कशीट की कार्बन कॉपी तो आपके पास ही होगी। कहीं ऐसा ना हो कि आपने जो भी एग्जाम दिया, चाहे वो ANM दिया हो, GNM दिया हो, CHO दिया हो, लैब टेक्नीशियन का दिया हो, किसी भी दिया, कौन सा भी दिया हो, फार्मा असिस्टेंट का दिया हो, कोई भी दिया हो, उसमें कहीं ऐसा ना हो कि आपके भी 15 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन है जिसमें एक भी गोला गहरा नहीं किया हुआ। अगर ऐसा पाया जाता है तो आपका भी रिजल्ट रिजेक्ट हो जाएगा। फिर चाहे आपके 65% बन रहे हो या 70% बन रहे हो और पद खाली है तो भी वो आपको नहीं लेंगे, क्योंकि आपने 10% से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन है जिसमें गोला गहरा नहीं किया है। उस कंडीशन पर आपका भी रिजल्ट अयोग्य कर दिया जाता है। और अगर आप कोई स्टूडेंट कहे नहीं मेरे 15 से ज़्यादा तो नहीं है लेकिन 15 से कम है, कोई कहेगा मेरे 12 है, कोई कहेगा मेरे 7 है, कोई कहेगा मेरे 3 है, कोई कहेगा मेरे 1 है, तो उस कंडीशन पर आपका पर क्वेश्चन 1/3 के हिसाब से नंबर काट लिया जाता है। अब ये नंबर कैसे कटता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये नंबर कटने के लिए जब आपका रिजल्ट आएगा तो उसमें मार्क्स का फॉर्मूला होता है, तो उस मार्क्स के फॉर्मूले में माइनस के बाद एक अलग से फॉर्मूला दे रखा होता है जिसमें लिखा होता है टोटल मार्क्स। आपने कितने क्वेश्चन है जिसमें गोले गहरे नहीं किए, जैसे मैंने माना 3, वो 3 लिखा होता है, अपॉन में 3, 1/3 नंबर कटता है उसका 1/3, और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है कुछ ऐसा लिखा होता है। तब आप इसको सोल्व करते हैं तो वो आपके नंबर कट जाते हैं। अब किसी को भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। बाकी रिजल्ट आने पर आपको कट ऑफ भी बता दी जाएगी, क्योंकि अभी नवाचार किया। अब देखना तो ये होगा कि NHM में अभी तक के रिजल्ट में वो नवाचार लागू नहीं किया गया, CHO में क्या वो नवाचार देखने को मिलेगा, क्योंकि बोर्ड ने अब जैसे लास्ट रिजल्ट LSA का निकाला है, अकाउंट असिस्टेंट का निकाला है, उसमें उन्होंने 2 गुना तक स्टूडेंट की कट ऑफ भी बताई है और बाकी बहुत स्टूडेंटों के रैंक भी बताई है। देखना होगा CHO में क्या 2 गुना की कट ऑफ बताई जाएगी या नहीं बताई जाएगी। बाकी रैंक वाइज तो रिजल्ट बताया जाएगा, और रैंक वाइज रिजल्ट में आपको बता दिया जाएगा कि किस तरह से मैं आपको बता दूंगा इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये आपको कैसे चेक करना होगा। बाकी कट ऑफ से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि 40% बन रहे हैं या नहीं बन रहे, क्योंकि आपने देखा होगा 8 कैडर के रिजल्ट में जितने पद हैं उतने ही स्टूडेंट नहीं मिले हैं, तो कट ऑफ की बात क्या करें, वहाँ तो पद ही खाली रह गए हैं। तो उस हिसाब से बताना भी मुश्किल हो गया कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। अब बस इतना आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए क्या आपके 40% बन रहे हैं, और अगर आप SC ST कैटेगरी के हो तो क्या आपके 35% बन रहे हैं। बस इतना बता दीजिए, इससे ये तो पता चले कि इसमें जितने पद है वो सभी भरे जाएंगे या नहीं जाएंगे।
और इसके अलावा ये फॉर्मेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। और कुछ रिजल्ट आपको 31 अक्टूबर के करीब देखने को मिल जाएंगे एनएचएम के, तो कुछ रिजल्ट आपको नवंबर के फर्स्ट वीक तक देखने को मिल जाएंगे। यानी कि नवंबर के फर्स्ट वीक तक एनएचएम के लगभग सभी रिजल्ट जारी हो जाएंगे और उसके बाद डीवी को लेकर भी जैसे जैसे अपडेट आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा।